नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 2 दिन के प्रवास पर धमतरी पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री शुक्रवार की शाम नगरी क्षेत्र के कोटेश्वर धाम मंदिर पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए आशीर्वाद मांगा। जिसके बाद नगरी क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से भेंट भी की। बता दें कि मंत्री टीएस बाबा शुक्रवार को रात्रि विश्राम धमतरी के सर्किट हाउस में किए। निवेदन समर्पयामि। सुबह बना होगा आम की लकड़ी स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा ओम प्रजापति स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। अभी ततो विराजपुरता सहजात भक्तिरस्पचा भूतो पुराः तस्मात् दिव्यास्त्य सामायिक विरेक्षन्ते तस्मात् अस्माकं चोभयातः दावत पुष्पपुष्पजात अजभयाः मंगलदेवा अगर साधर कियन्ते जत तुलसा प्रादुर्विदावत कोटेश्वर महादेव की संगमावसो जगतचो तुलसा अजायं चक्रात् बाष्पं सदाविदावत नाभ्या सुगंधं सुष्मा देवि संता तब्ला ओम नगा दुक्लादता लोकामयना देवा विद्यामतोदा संतोष नासदाज्यं श्रीमा सुधवे सपच्चास संतस्ति सुनिदातता देवा दिव्यं करवाना आ अभिषेक के लिए खड़ा करें। राम शिवाय उत्तम प्रसादनाथ रूपति यदा भान स्वामिनाथ जातपुरथा पादोष विश्वासुभावसं देवी पादोर्वा उदित पुरधा पादोषा देवा। नमस्ते नमस्ते ततो योग गम्य नमस्ते नमस्ते सुत ज्ञान गम्य प्रभु शूल पाणि विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत शिवकांत शांत स्मरारे पुराणे चतन्यो वरण्यो नमन्यो नगन्या शंभो महेश करुणामय तदेकस त्वं हंसपादिधास महेश्वरोसि मूर्तिं तमहिदे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः परमावेति हीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते। जिम्मेदारी है विभाग की, प्रथम जिम्मेदारी है लोगों से मिलने की, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे विभाग की समस्याएं हो, अन्य समस्याएं हो जो नागरिक देते हैं, उनको फिर हम लोग या तो विभाग का होता है तो विभाग में या अन्य विभागों का होता है तो उसमें आगे बढ़ाते हैं। और प्रयास यही रहता है कि जो संभव हो उसमें काम कर सकें। चलो से आज के शरण में आए हैं और शेष लोगों का आशीर्वाद सब तो यही तो विधायक है, हम लोग तो नाम के विधायक हैं और सबसे बड़े हमारे विधायक तो हम लोग को चलाने वाले हैं। वहीं दूसरे दिन शनिवार को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव धमतरी में सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर लिया। फिर कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता मुलाकात करने पहुंचे। भले ही जिला प्रशासन के आला अफसर और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने उनसे दूरी बनाए रखी, लेकिन धमतरी जिले के शुभचिंतकों ने भीड़ में जाकर उनसे मुलाकात की। भले ही उन्हें इंतजार करना पड़ा, फिर भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने टीएस बाबा से मुलाकात की और खास तौर पर धमतरी जिले की सबसे बड़ी आवश्यकता जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत पर चर्चा की। इन सब मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेज खोलने में आर्थिक दिक्कत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मानव संसाधन की प्रदेश में कमी है। अगर मेडिकल कॉलेज खोल भी लिया जाता है तो वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी रहेगी और ऐसा मेडिकल कॉलेज अपने उद्देश्यों के तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही एक अड़चन है, लेकिन भविष्य में जब भी मानव संसाधनों की कमी दूर हो जाएगी, धमतरी को मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, जिला अस्पताल की जर्जर भवन एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में
धमतरी को ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल को अन्य स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। उन्होंने स्वीकार भी किया कि इसकी जरूरत धमतरी को है, तो यह दो अच्छी खबरें कही जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात तो स्वीकार ही लिया और आश्वासन भी दिया कि धमतरी के मेडिकल सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। आपका सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। श्रीमान गार्ड भगवान सर छात्री खड़ा रहे। सेफ गार्ड व्यवस्था होगा। ट्रॉमा यूनिट यहाँ भी बनेगा, देर हो रहा है। डायलिसिस के यूनिट हैं, ट्रॉमा के यूनिट हैं, कीमोथेरेपी के यूनिट हैं, ब्लड टेस्टिंग की इकाइयाँ हैं। ये हर ज़िले में ब्लड टेस्टिंग की इकाई 120 के आसपास टेस्ट यहाँ होंगे, निःशुल्क हो सकते हैं, होंगे। CSC लेवल पे 90 एक टेस्ट निःशुल्क होंगे, PSC लेवल पे 60 एक टेस्ट निःशुल्क होंगे, सब हेल्थ सेंटर लेवल पे 20, 22, 24 टेस्ट निःशुल्क होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है और परिकल्पना इसमें ये भी है कि नागरिक को अपने खून की जांच कराने के लिए अस्पताल आने की ज़रूरत ना पड़े। व्यक्ति वहाँ जाके उनका सैंपल ले लेगा और सैंपल ले जाके लेबोरेटरी तक पहुँचाएगा। लेबोरेटरी में टेस्ट होके ऑनलाइन भी रिपोर्ट, अगर उनके पास वैसा फ़ोन है, या हार्ड कॉपी भी उनको उपलब्ध कराना। ये परिकल्पना है, कितना सफल इसमें होते हैं वो देखना है। कर्मचारी की नियमितीकरण कब होगा सर? लगातार उनकी मांग उठ रही है। नियमितीकरण कठिन है और जो मनरेगा के कर्मचारी मेरे ख्याल से रोजगार सहायक अभी स्ट्राइक में हैं, उनसे मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि काम पे आ जाना चाहिए। आपकी मांग कितनी भी जायज़ हो, उससे जो समाज का सबसे गरीब तबका है उसको आप वंचित कर दे रहे हो रोजगार पाने से। ये अनैतिक है और ये गलत हो जाता है। आपकी मांग के साथ सहानुभूति उतनी कम हो जाती है कि आप केवल अपना देख रहे हो और जो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके और वो आखिरी व्यक्ति जिसको रोजगार चाहिए। तो दोनों के बीच में मैंने उनसे चर्चा भी की, उनके स्टेट लेवल के भी साथी आए। मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से मैंने 3 प्रस्ताव देके करीब 2 हफ्ते पहले नोटशीट भेज भी दी थी। विभाग की तरफ से अलग से भेजी है। एक है उनका कुछ वेतन बढ़ाना। इनको जो वेतन मिलता है या पारिश्रमिक इनको मिलता है, ये मनरेगा के बजट का 6% प्रशासनिक के लिए मिलता है, 2% अन्य कार्यों के लिए लग जाते हैं, 4% वेतन के लिए लगते हैं। ये अगर 4000 करोड़ रुपए मनरेगा में खर्च हो रहे हैं तो 160 करोड़, 4% 160 करोड़ रुपया होता है, जिसमें इनको जिसमें से इनको खर्चा करना पड़ता है। प्रशासनिक अन्य भी खर्चे होते हैं, तो इनको अभी जो पारिश्रमिक मिल रहा है ये करीब 80 करोड़ के आसपास का मिल रहा है। ये बहुत कम है, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो एक प्रस्ताव ये भेजा है कि जिन्हें 5 साल नहीं किया है उनका इसी फंड से अगर पैसे देने हैं, क्योंकि सरकार के बजट से नहीं मिलता। जो नियमितीकरण की बात आपने की, फिर वो सरकार के ऊपर पूरा भार आएगा, सरकार के बजट के ऊपर वो पूरा भार आएगा। 5000 मिल रहा है, 5 साल तक है। एक प्रस्ताव है कि 5500 कर दिया जाए। जिनने 10 साल कर दिया है उनका 6000, 6500 कर दिया जाए। जिनने 10 साल से ज़्यादा कर दिया है उनका 7000 कर दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव ये है कि जो लेबर रेट है, न्यूनतम लेबर रेट है 9000 के आसपास है, वो दे दिया जाए। तो पहला जो विकल्प है, हम अपने राशि से ही कर सकते हैं। जो प्रशासनिक मद 160 करोड़ का जो हिस्सा हम लगा सकते हैं, इसमें स्टेट बजट पे कोई भार नहीं आता। लेकिन जो बढ़ोतरी होगी वो बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। दूसरा विकल्प, अगर लेबर रेट हम लेते हैं तो उसमें करीब 36 करोड़ रुपए का व्यय है। 36-38 करोड़, 40 से कम स्टेट बजट से हमको और लेना पड़ेगा। जो हमें 4% मद से देंगे उसके अतिरिक्त स्टेट बजट से लेना पड़ेगा, तो बिना वित्त विभाग की अनुमति के वो नहीं हो सकता। और तीसरा विकल्प जो मैंने भेजा था और विभाग ने भी जो अलग से भेजा है,
वो करीब 11,200 रुपया, इनके समकक्ष जो आप नियमितीकरण कह रहे हैं उसके आसपास का वेतन अगर इनको दिया जाता है, ग्रेड पे के आसपास का वेतन दिया जाता है, तो इसमें 106 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा, जो बिना राज्य सरकार के वित्त विभाग की अनुमति से नहीं दिया जा सकता। तो ये प्रस्ताव शासन के पास है। मैं भी उनसे निवेदन किया, उनने समय भी बाद में दिया, इनके प्रतिनिधियों से मिले और उनसे बात करके उन्होंने समिति का भी गठन कर दिया है। इतने के बाद में सरकार की बात पर विश्वास करते हुए, उसका मान रखते हुए इनको काम पे वापस आ जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी इसलिए कि जो आखिरी व्यक्ति समाज का है, जिस समय सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत होती है बरसात के पहले, उस समय काम बाधा इनको नहीं बनना चाहिए। सरकार जो है गौमूत्र खरीदेगी सर, किसानों को कितना? हाँ, ये सही कहिए तो घोषणा पत्र के समय भी आया था, बीच बीच में आता रहता हूँ, मेरे भी ध्यान में ये बात नहीं थी। तो देखिए, अच्छा हुआ कि ऐसे दौरे हो रहे हैं, ये बात फोकस में आई कि 40 साल या उससे ज़्यादा अभी यहाँ जिला अस्पताल का उसके भवन का उन्नयन नहीं हुआ है या नया भवन नहीं बना है। मैं इसमें ज़रूर पहल करूँगा। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ कई वर्षों से मांग होती है सर। मेडिकल कॉलेज के लिए जो प्राथमिकता हमने तय की थी वो ये थी कि पहले हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खुल जाए। और यूपीए सरकार के समय जो नीति बनी थी, वो नीति ये बनी थी कि समय के साथ हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। दक्षिणी भारत में हम देखेंगे कि लगभग हर जिले में एक या एक से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वर्तमान में विद्यमान है। उस स्थिति से हम अभी दूर हैं। जो 11 हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें 9 में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं। 10वें में दुर्ग में मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण हो रहा है। 11वां चांपा जांजगीर के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। उसके बाद में प्राथमिकता में कवर्धा है और मुझे लगता है कि उसके बाद दंतेवाड़ा और धमतरी, इसमें मेडिकल कॉलेज की संभावना है। विभाग इसमें सचेत रहने के लिए बहुत ज़्यादा कहता है, अधिकारी बहुत ज़्यादा सचेत रहने को कहते हैं, क्योंकि जो हमारे मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं उनमें भी हम स्टाफ नहीं दे पा रहे। आप लोग के बराबर प्रश्न आते हैं कि आपके पास स्पेशलिस्ट कितने हैं। आज नियमित छत्तीसगढ़ सरकार के पास रेगुलर 17% स्पेशलिस्ट हैं केवल। बाकी संविदा से हैं, डीएचएस से हैं, एनएचएम से हैं, 600 हैं स्पेशलिस्ट, 1550 एक पद हैं, किंतु रेगुलर अगर भर्ती आप देखिएगा तो कितने हैं? 17%। इसकी पूर्ति के लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं। लेकिन स्थिति ये आती है कि नए मेडिकल कॉलेज जो खुले हैं इनको ही व्यवस्था देके हम एनएमसी की अनुमति नहीं ले पाए। 3 नए मेडिकल कॉलेज में केवल एक को, कांकेर को, इस साल 125 बच्चों को लेने की अनुमति मिली है। महासमुंद फेल हो गया, कोरबा फेल हो गया। क्यों? मानव संसाधन पर्याप्त नहीं थे। और हम मेडिकल कॉलेज इस परिस्थिति में अगर खोल देंगे तो ये अनुचित होगा। तो पहले जो मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं इनकी व्यवस्था बना लें, वरना अगर कमियां रहती हैं तो 0 ईयर हो जाता है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद 2 बार 0 ईयर हो चुका था, स्टाफ की कमी थी। उन्होंने 0 ईयर उसको कर दिया था कि नए बच्चे आप इस साल नहीं ले सकते। तो इन बातों को ध्यान में रख के एकदम से हड़बड़ा के मेडिकल कॉलेज मांग है खोल दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिम्मेदारी और समझदारी के साथ केंद्र सरकार भी इसमें बजट नहीं अभी दिया है, 2 साल से नए मेडिकल कॉलेज के लिए बजट नहीं दे रहा है, उनसे भी मांग करना और अपने तरफ से भी फिर राशि जोड़ के मेडिकल कॉलेज खुलना। लेकिन उतना हमको अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। टीएस सिंहदेव ने पत्रकार वार्ता में हुए जितने भी सवालों के जवाब दिए उसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण बयान यही रहा कि आज भी अगर उन्हें मुख्यमंत्री का दायित्व मिलता है तो वह जरूर उसे स्वीकार करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के साथ ही यह बात भी लगातार चर्चा में रही कि सरकार में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 2.5 साल के हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा भूपेश बघेल को दिया जाएगा और बाकी का 2.5 साल टीएस सिंहदेव को बतौर सीएम का दायित्व मिलेगा। लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ और इसी कारण स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय मीडिया तक यह विषय सुर्खियों में बना रहा। एक बार फिर अब सिंहदेव मुखरता से इस बात को मीडिया में खुलकर बोलने लगे हैं तो जाहिर है कि फिर से यह मामला सुर्खियों में आ चुका है।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है कि उसे दिखाया जा सके, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस बयान को कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी उठाना चाहे तो प्रदेश में अच्छा खासा राजनीतिक भूचाल आ सकता है, क्योंकि अब चुनाव को भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और दूसरी तरफ खुद भूपेश बघेल भी प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर निकले हुए हैं। देखना होगा कि टीएस सिंहदेव बाबा का यह बयान और उसकी टाइमिंग का राजनीति पर क्या असर पड़ता है। एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छोड़ के 325 करोड़ रुपए का अभी बजट आ रहा है। मैं आभारी हूँ होरा जी का कि उन्होंने अपने से स्वेच्छा से 5 करोड़ रुपए की पहल की है। 5 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता, और मेडिकल कॉलेज के साथ अगर हमको मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलना है, इसके लिए भी केंद्र सरकार से राशि नहीं आती, उस योजना का हिस्सा नहीं है, तो समझिए कि 150-200 करोड़ रुपए और लगेंगे। तो 400 से 500 करोड़ रुपए केवल ईंट पत्थर और सीमेंट छड़, इसकी कीमत टाइल्स वगैरह जो आप लगाओगे एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 400 से 500 करोड़ रुपए लगते हैं। और फिर उसको चलाने के लिए स्टाफ चाहिए। स्टाफ की तनख्वाह अपने आप में बहुत ज़्यादा शायद ना होती हो, लेकिन स्टाफ नहीं मिलता। आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं मिलते, आपके पास प्रोफेसर्स नहीं है, आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं है, आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आते, आपके पास सीनियर रेजिडेंट नहीं आती है, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के पद हैं। ये कारण बनता है कि एक बार 500 करोड़ हम गुरमुख जी का भी सधन्यवाद स्वीकार करेगी सरकार, और क्यों नहीं करेगी। ऐसे लोग सामने आके योगदान दे रहे हैं, वो सहयोग मिलेगा, उसमें बहुत मदद मिलती है, और लोग भी इनको देख के आगे आएंगे। किंतु राशि के अतिरिक्त एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए जो मानव संसाधन लगते हैं, ये आसानी से अभी नहीं मिलते। पूरे प्रदेश में जी, मैंने भी सुना, जिस दिन मुख्यमंत्री का चयन हुआ था उस दिन मैंने न्यूज़ में सुना, दिल्ली में आया था कि नहीं ऐसा 2.5 साल का कोई फॉर्मूला बना है। अब वो 2.5 साल तो बीत गए। अगर कोई ऐसा लिखित एग्रीमेंट होता तो शायद लागू हो जाता। राजनीति है, इसमें परिस्थितियां बनती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में अभी भूपेश बघेल जी को जवाबदारी है। कल के दिन जो निर्णय हाईकमान लेगा वैसा होगा। 4 साल हो गए हैं सत्ता को, तो अब आपको अगर सीएम 3.25 साल, तो अब आपको फिर सत्ता मिलती है, स्वीकार करेंगे? कौन नहीं करेगा? आपको मिलेगा मौका, आप भी करोगे। गुरमुख भाई को बोलेंगे, ये भी करेंगे। पंकज को मौका मिला, पंकज भी कहेंगे कि हाँ नहीं मैं ट्राई करूंगा। कौन अगला इलेक्शन को तो हाईकमान तय करेगा। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से गांव-गांव जा रहे और अचानक सरकारी योजनाओं का कहीं भी निरीक्षण कर रहे। जहां जरूरत पड़ रही, जहां शिकायत मिल रही, वहां अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और कांग्रेस पार्टी में उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी माने जाने वाले टीएस बाबा भी प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन उनके दौरे के बीच यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा, साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा जिलों में उनकी उपेक्षा की जा रही है। सबसे पहले दंतेवाड़ा में वे गए, जहां पर यह चर्चा रही कि दंतेवाड़ा कलेक्टर, डीएम दोनों ही उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, ना ही उनसे मिलना, और दंतेवाड़ा के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने भी उनसे दूरी बनाए रखा। इसके बाद जब सीधे धमतरी पहुंचे तो यही स्थिति यहां भी आई। उन्होंने 2 दिन धमतरी में बिताया, लेकिन इस बीच धमतरी कलेक्टर ने उनसे मिलने की जरूरत नहीं समझी और न ही एसपी उनके पास दिखे। दोनों अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ड्यूटी पर लगा रखा था, लेकिन खुद नहीं पहुंचे। यहां तक कि जब जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक रखी गई तो भी कलेक्टर और एसपी दोनों ने बैठक से दूरी बनाए रखा। इतना ही नहीं, संगठन में भी जो प्रमुख नेता हैं वे भी नहीं पहुंचे। धमतरी जिला कांग्रेस ने भी बाबा से दूरी बनाकर रखे। अंदर यह चर्चा चलती रही कि संगठन के तरफ से कोई निर्देश नहीं था या एक तरह से मनाही थी कि कोई भी टीएस बाबा के पास मिलने नहीं जाएगा। शायद यही कारण रहा कि टीएस बाबा के दौरे को एक तरह से उपेक्षित करने की कोशिश की गई। टीएस बाबा चाहते थे कि
धमतरी के नवनिर्मित विशाल कांग्रेस भवन में वे कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करें, लेकिन जिला कांग्रेस की तरफ से उन्हें कांग्रेस भवन की चाबी देने से ही इनकार कर दिया गया। सत्ता, संगठन और सरकार तीनों ही किसी बड़े नेता की उपेक्षा कर रही है। यह किसी भी सरकार और राजनीतिक दल के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। इन सब के परिणाम आने वाले चुनाव में और टिकट वितरण के समय पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल इन सभी मुद्दों पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कलेक्टर, एसपी और पार्टी नेताओं को निशाने पर तो लिया, लेकिन सीधे कुछ न कहकर तंज कसते हुए जवाब दिया। मैं तो विभाग की बैठक लेने के लिए आया हूँ। जो विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ जिन विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, उन विभागों का काम हर जिले में कैसा चल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए आया हूँ। पहले भी मैंने कुछ बिंदुओं को रखा था। ये ऑब्जेक्टिव है, तो कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं उससे वो ऑब्जेक्टिव में अंतर नहीं आता। विभाग जो जिस उद्देश्य से मैं निकला हूँ उस उद्देश्य की पूर्ति 100% हो रही है। शेष कौन मिलना चाहता है, किसी को मेरी शक्ल नहीं पसंद है तो वो नहीं आएंगे। कोई लगता है कि नहीं ये चलो मिलाते हैं, टीएस बाबा से मिल लेते हैं, तो भवन की चाबी मांगी गई थी आपके सबसे मिलने जुलने के लिए, तो वो भी नहीं मिली, ये सुनने में आ रहा है। मेरे को जो जानकारी दी गई थी वो ये बताया गया था कि अभी कांग्रेस भवन में काम चल रहा है और वहाँ पर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मीटिंग। तो दर्जनों कार्यक्रम हो गए, अभी तो बासी बात जो मुझे जानकारी मिली थी तो मैंने ये भी कहा था कि नहीं होगा तो ऐसे जाके निरीक्षण करके आ जाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बन पाई। प्रशासनिक अधिकारी भी नजर नहीं आ रहे हैं, कलेक्टर, एसपी भी नजर नहीं आ रहे। बड़े अधिकारी हैं, उनके पास बहुत काम रहते हैं, तो हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि उनके साथ क्या उनको टाइम क्यों बिताना है? उनको समय अपना जाया नहीं करना चाहिए। कलेक्टर, एसपी बहुत बड़े पद के बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो अपना काम उनको देखते रहना चाहिए। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।